नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने गुप्त काल से संबंधित वीडियो लेकर के आया हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर जो बीपीएससी का कोर्स जो है कराया जा रहा है। आप लोग पहले से भी मेरा वीडियो जो है देखे हैं और सहयोग कर रहे हैं, अपनी तैयारी को मजबूत जो है वह कर रहे हैं। इस रूप में भी हम लोग गुप्त वंश को यहाँ पर जो विभिन्न शासक हैं उनके उपलब्धियों के बारे में जानकारी जो है वह एकत्रित कर रहे हैं। तो साथियों, कल हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ पढ़ा था। अब उसी सिलसिला को मैं आप लोगों के सामने आगे बढ़ाने का कार्य जो है वह संपन्न कर रहा हूं। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो यहां मैं लिख रहा हूं चंद्रगुप्त द्वितीय। काल मैंने यहां लिख दिया है 380 से 415। कल हम लोग चर्चा किए थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। किस प्रकार इन्होंने शक शासक का वध किया था और सकारी की उपाधि धारण किया, और इस उपलक्ष्य में अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में चांदी का सिक्का जो है वह जारी किया था। तो साथियों, इसी कहानी को अब मैं आगे बढ़ाने का कार्य जो है वह संपन्न कर रहा हूं। जैसे आप हम सभी लोग यह जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी को पराजित तो किया है, विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण किया था, और पूरे भारतवर्ष के इतिहास में 14 विक्रमादित्य जो है वह शासक हुए थे। उसी में से इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया था। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो उपलब्धि हुआ, उसी उपलब्धि के लिए स्वर्ण काल की संज्ञा जो है वह दिया गया है, और इस स्वर्ण काल के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं तकनीक, इन सभी क्षेत्रों में प्रगति दिखलाई पड़ता है। लेकिन मुख्य परीक्षा में जब हम लोग बैठते हैं और मुख्य परीक्षा में लिखना होता है, तो वहां पर विश्लेषण करना होता है। तो यह स्पष्ट होता है कि सभी क्षेत्र में गुप्त काल को स्वर्ण काल नहीं कहा जा सकता। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में यह काल उतंग शिखर पर चला गया था, और यहाँ पर इसको हम लोग स्वर्ण काल कह सकते हैं। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में स्वर्ण काल जो है वह नहीं कहा जाता। आर्थिक क्षेत्र में भी हम लोग नहीं कह सकते। सामाजिक क्षेत्र में इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ पर अब सती प्रथा की शुरुआत हो गई। वेश्यावृत्ति का प्रचलन पहले से चला आ रहा था और जाकर के भयंकर रूप धारण कर लिया। समाज में छुआछूत बहुत अधिक बढ़ गया था। महिलाओं की स्थिति बहुत अधिक दयनीय हो गई थी। इन सब कारणों से सामाजिक क्षेत्र में तो स्वर्णकाल हम लोग नहीं कह सकते। आर्थिक क्षेत्र में गिरावट यह दर्शाता है कि आर्थिक क्षेत्र में भी स्वर्णकाल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्हीं लोगों के काल में सोने के सिक्कों में मिलावट की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो गया था। यह सत्य है कि सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्तों ने जारी किया था, लेकिन वह शुद्ध सोने का सिक्का नहीं था। सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने जारी किया था। तो साथियों,
चंद्रगुप्त द्वितीय हम लोग पढ़े थे। अब इस चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में एक यात्री आते हैं जिनकी हम लोग चर्चा किए थे, और वह है फाहियान। फाहियान आता है। यह फाहियान चीनी यात्री था, चीन से चलकर भारत आया था। तो पहला पॉइंट यहां बनता है, निम्नलिखित में से कौन चीनी यात्री था जिसने सबसे पहले भारत की यात्रा किया? तो यही फाहियान है। दूसरा प्रश्न यहां बनेगा कि किसके समय में फाहियान ने भारत की यात्रा किया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाहियान ने भारत की यात्रा किया था। तीसरा प्रश्न यह कहता है कि भारत में गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत दैनिक लेन देन में सिक्कों का प्रयोग नहीं, कौड़ियों का प्रयोग। कौड़ियों का प्रयोग जो है वह किया जाता था। इसके ग्रंथ के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। फाहियान के ग्रंथ का नाम है फो क्यों की। यही इसके ग्रंथ का नाम है, फो क्यों की, और इसी में इसने सभी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कर दिया है। तो यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही 9 रत्न रहते थे। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, और मध्यकाल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न। यह सभी अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे, और इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने यहां इन 9 रत्नों को अपने राज दरबार में संरक्षण दिया था। जैसे अमर सिंह, कालिदास, धन्वंतरी, बररुचि, छपनक, घटकर पर, शंकु, बेताल भट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। यह लोग ब्रह्मगुप्त साथी शामिल नहीं थे, 9 रत्न ही है। तो 9 रत्नों में यह लोग शामिल थे। अमर सिंह हैं, कालिदास हैं, धन्वंतरी हैं, बररुचि, छपनक है, घटकरपर है, शंकु है, बेताल भट्ट और बराहमिहिर। यही लोग 9 रत्नों की श्रेणी में शामिल किए गए थे। अब प्रश्न क्या पूछता है, तो यहां देखना है आप लोगों को। अमर सिंह ने एक पुस्तक लिखा, इन्होंने, अमर सिंह ने, और इसका नाम है अमरकोश। अपने नाम पर ही इन्होंने अमरकोश नामक
ग्रंथ की रचना कर दिया, जिससे गुप्त काल के बारे में जानकारी जो है वह प्राप्त हो जाता है। उसके बाद कालिदास, मैंने यहां लिखा है, कालिदास के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इनको भारत का शेक्सपियर कहा गया। भारत का शेक्सपियर। यह पूछा जाता है भारत का शेक्सपियर किसको, तो कालिदास को यहां पर कह दिया गया। और कालिदास ने कई ग्रंथों की रचना किया था। जैसे कालिदास के ग्रंथ की चर्चा करें हम लोग तो यहां लिख रहे हैं अभिज्ञान, शाकुंतलम, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूतम या मेघदूत भी कहते हैं इसको, विक्रमो वर्षीय, विक्रमो वर्षीय, मालविकाग्नि मित्र, और रघुवंशम। तो बहुत सारा ग्रंथ आप यहां देख रहे हैं जो लिखा गया है कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान, शाकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूतम, विक्रमो वर्षीय, मालविकाग्नि मित्र, रघुवंशम। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के कहानियों का, प्रेम कहानियों का उल्लेख किया गया है। ऋतु संहार, भारत के ऋतुओं के बारे में सजीव वर्णन किया गया है। यह भी इसी से संबंधित है। मेघदूत, विक्रमो वर्षीय, राजा विक्रमादित्य और उर्वशी, विक्रमो वर्षीय हो गया, उनके संबंधों के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। मालविकाग्नि मित्र, राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया है। रघुवंशम, राजा रघु के वंशावली के बारे में चर्चा जो है यहाँ पर किया गया है। तो यह कालिदास की महत्वपूर्ण ग्रंथ है। धन्वंतरी, यह पूछा जा सकता है इस धन्वंतरी के बारे में। यह राजवैद्य के रूप में थे। जैसे बिंबिसार के राज दरबार में जीवक था, वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में जो थे वह धन्वंतरी थे। और यह बहुत बड़े राजवैद्य या चिकित्सक थे। यह लोग भी अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे। कोई जादूगर था तो कोई नट था। इस रूप में यह लोग विख्यात थे। बराह मिहिर, यह भी 9 रत्नों में शामिल किए गए हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह लोग रहते थे। अब देखिए चंद्रगुप्त करता क्या है, शक्तिशाली तो था ही। यह नागकुल की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करता है। नाम यहां आएगा कुबेर नागा, कुबेर नागा। और इसकी पुत्री हुई प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नागा से विवाह किया, जिनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। और इस प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वाकाटक, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। यह वैवाहिक संबंध इसलिए किया जाता था
कि एक तो राज्य सुरक्षित रहेगा, उधर से आक्रमण नहीं होगा, और हम अगर तीसरे पक्ष पर आक्रमण करेंगे तो वहां से हमको सहायता जो है वह प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुबेर नागा की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। इस प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया। इन लोगों की राज्य जो थी वह कन्नौज में था। कन्नौज में वाकाटक वंश स्थापित था। अचानक रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। तब प्रभावती गुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय से अपने पिता से अनुरोध किया कि आप कन्नौज को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लीजिए, मैं राज करने की इच्छा नहीं रखती हूँ। तो पुत्री के अनुरोध पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने कन्नौज को भी अपने प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया। तो क्षेत्र का और अधिक विस्तार जो है यहाँ पर हो जाता है। तो यही चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है महत्वपूर्ण बात। महत्वपूर्ण बात इसलिए कि यह सबसे योग्य और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। कल की वीडियो जो हम लोग देख डाले हैं उस कड़ी को मैंने यहाँ आगे बढ़ाया और चंद्रगुप्त द्वितीय से जो बचा हुआ था उसको मैंने यहाँ पर शामिल किया। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। और पुस्तक लेखक भी पूछा जाता है यहाँ पर, तो पुस्तक और लेखक मैंने यहाँ बहुत सारा पुस्तक लिख दिया है और यह स्क्रीनशॉट आपका लिया हुआ या अगर आप नोट करते हैं तो निश्चित रूप से यह बहुत अधिक काम देगा। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कुमार गुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त यह शासक जो है यहाँ दिखलाई दे रहे हैं। तो इन लोगों के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो बिल्कुल ही संक्षिप्त पॉइंट निकल करके सामने आता है। एक दो पॉइंट प्रत्येक शासक से अगर आप याद कर लेते हैं तो वही तो बीपीएससी में पूछा जाता है और उसी को तो आपको जा करके परीक्षा में बनाना है। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ कुमारगुप्त प्रथम, तो इसको हम लेते हैं कुमारगुप्त प्रथम। काल यहाँ मैंने सबका लिखा है। कुमारगुप्त प्रथम का काल है 415 से 455 ईस्वी। देखिए कुमारगुप्त के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो इसके बारे में जानकारी जो मिलता है वह है मंदसौर। मंदसौर अभिलेख। इसी अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है साथियों। दूसरा, मंदसौर अभिलेख जो है वह मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है। उस समय मालवा था तो मालवा भी हम लोग कह सकते हैं। उसी मालवा में यह मंदसौर अभिलेख जो कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित माना गया है। साथियों इसमें कुमारगुप्त से एक दो पॉइंट हम लोग याद रख लें तो वह परीक्षा में पूछा जाता है और वह आसान भी है। जैसे कुमारगुप्त प्रथम ने ही किस महाविहार का, नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय, नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था।
हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं। यह भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या महाविहार है। इसी नालंदा महाविहार में ह्वेनसांग जैसे विद्वान ने अध्ययन किया था। हम लोग यह भी चर्चा कर चुके हैं कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, नष्ट कर दिया था। अब नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है और यह बीपीएससी की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको याद रखना होगा। बनवाया किसने और नष्ट किसने किया, दोनों बात आपको याद रखना है। कुमारगुप्त प्रथम में एक और बात शामिल करेंगे कि इनके समय में मेकल, नर्मदा नदी के मुहाने वाले क्षेत्र को मेकल कहते हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक, उस क्षेत्र को इस समय मेकल के नाम से संबोधित किया जाता था। और इस मेकल में कुछ बर्बर जातियां रहती थी जिसको पुष्य मित्र कहा गया है। इन पुष्य मित्रों ने कुमारगुप्त प्रथम के समय इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, लेकिन यह आक्रमण सफल नहीं हुआ और इन पुष्य मित्रों को पराजय का सामना करना पड़ा। तो यह महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर निकल करके सामने आता है। साथियों, कुमारगुप्त प्रथम के समय में सिक्का जो है वह जारी किया गया था और हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्का जहां से मिला है वह है बयाना। बयाना क्षेत्र से सबसे ज्यादा सिक्कों का ढेर जो है वह मिल गया है। कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित यह महत्वपूर्ण बात जो है हम लोग देख रहे हैं। इसने महेंद्रादित्य, यहां देखिए महेंद्रादित्य की उपाधि जो है वह धारण किया था और विक्रमादित्य की उपाधि जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने और साथियों, अब हम लोग यह पढ़ चुके, श्रीगुप्त पढ़ लिए, घटोत्कच पढ़ लिए, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त द्वितीय भी हम लोग यहाँ पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त के बारे में जानना है। तो अब संक्षिप्त बात है राजाओं से, तो उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन बिहार बीपीएससी की परीक्षा में या बिहार के किसी भी एग्जाम में यहां से प्रश्न जो है वह पूछा जाता है कुमारगुप्त प्रथम से। पहला पॉइंट यहां क्या बनेगा कि कुमारगुप्त प्रथम के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो पहले अभिलेख का नाम देखिए, यहां पर मंदसौर। मालवा क्षेत्र में है यह। मंदसौर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी जो है वह प्राप्त होता है। कुमारगुप्त प्रथम जब गद्दी पर आया तो इस समय इसने नालंदा महाविहार का निर्माण कराया। तो यह बीपीएससी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और हम लोगों को याद भी यहां पर रखना है कि कुमारगुप्त प्रथम ने यहां पर नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वह कराया था। आप लोग सब कोई जानते हैं
कि नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया और कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण जो है वह कराया था। साथियों, कुमारगुप्त प्रथम के समय में मेकल, एक जगह है मेकल, नर्मदा नदी के मुहाने के क्षेत्र को मेकल कहा गया है। और इसी मेकल क्षेत्र में पुष्यभूति लोग रहते थे। जैसे यहां लिख रहे हैं पुष्यभूति। इन लोगों ने आक्रमण कर दिया, लेकिन इसमें पुष्यभूति लोग पराजित हुए और कुमारगुप्त प्रथम जो है वह विजयी हो जाते हैं। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हम लोग कह सकते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के समय में मयूर शैली का सिक्का जो है वह अधिक संख्या में जारी किया गया था। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि गुप्त काल में सबसे अधिक सिक्कों का ढेर कहां से मिला। बयाना याद रखिएगा, बयाना से 68 ढेर जो है वह सिक्कों का प्राप्त हुआ है। तो यही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों कुमारगुप्त प्रथम से। इसने महेंद्रादित्य की उपाधि जो है वह धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि जो है वह धारण किया था। तो यही संक्षिप्त बात है कुमारगुप्त प्रथम से। याद रखना है किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, मंदसौर अभिलेख से। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है नालंदा महाविहार का निर्माण किसने करवाया, तो कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। यही संक्षिप्त बात आप स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको नोट कीजिए या आपको याद भी होगा। तो कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद है स्कंदगुप्त। तो जिस तरह से कुमारगुप्त प्रथम से संक्षिप्त बात निकल करके सामने आता है, उसी तरह से स्कंदगुप्त से भी संक्षिप्त बात हम लोगों को जानना है और परीक्षा में से उसी में से पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। स्कंदगुप्त मैंने यहां लिखा है कार्यकाल 555 से 455 से 467 काल है इनका। तो यहां पर हम ले रहे हैं स्कंदगुप्त। अब देखिए स्कंदगुप्त अंतिम कड़ी है गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासकों में। इसके बाद पतन की प्रक्रिया तेज हो जाती है और अंततः गुप्त वंश का पतन हो जाता है। इनसे पूछा क्या जाएगा, तो प्रारंभ में सक्रोपम, इनको सक्रोपम और देवराय के नाम से भी संबोधित किया गया है। अलग अलग नाम मिलता है, सक्रोपम भी कह दिया गया, देवराय भी कह दिया गया। साथियों स्कंदगुप्त के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वह है हूनों का आक्रमण। हून, यह जो आप देख रहे हैं हून लोग, यह मध्य एशिया के निवासी थे। बर्बर जाति के रूप में इनको माना गया है। जैसे मंगोल थे उसी तरह से हून थे।
आक्रमण करना, लूटपाट करना इनका मुख्य जो है वह उद्देश्य होता था। तो परीक्षा में हम लोगों को क्या पूछेगा, पूछ लेगा हूनों का आक्रमण किसके समय में हुआ, तो क्या जवाब होगा, स्कंदगुप्त के समय में हून आक्रमण हुआ। और इस हून आक्रमण के चलते आगे चल करके गुप्त वंश का जो है वह पतन हो जाता है। तो यह याद रखिएगा, नोट करना है तो स्टार दे करके आप इसको नोट कर सकते हैं। इस हून में दो शासक का नाम आता है, महत्वपूर्ण है। एक है तोरमान, काफी महत्वपूर्ण है, और एक है मिहिरकुल। मिहिरकुल यह शैव धर्म का अनुयायी था, भगवान शिव का उपासक था, इसलिए इसने बौद्ध को सताने का कार्य किया। बौद्ध धर्म के पतन में मिहिरकुल पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश का संस्थापक है, और शशांक गौड़ प्रदेश का यह शासक था। इन तीनों ने मिलकर के बौद्ध धर्म के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यह हजारों बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करा दिया। पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा कर दिया मगध में कि कोई भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा, स्वर्ण मुद्राएं जो है पुरस्कार में दिया जाएगा। शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को ही काट दिया था। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं मिहिरकुल के बारे में, तो मिहिरकुल शैव धर्म का अनुयायी था। यही महत्वपूर्ण पॉइंट स्कंदगुप्त से पूछा जा सकता है। जब कठिन करेगा तो पूछेगा हूनों के आक्रमण का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो याद रखिएगा, गलती तो कतई नहीं करना है। और यह है भीतरी स्तंभ लेख है, मध्य प्रदेश में है, जगह का नाम है यह। और यहीं से इसी अभिलेख से हून आक्रमण का वर्णन जो है किया गया है, और यहां से हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया स्कंदगुप्त से। अब इसने क्रमादित्य की उपाधि धारण किया। क्रमादित्य, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य और क्रमादित्य में अंतर है। परीक्षा में अगर हम लोगों को फंसाने का प्रयास करेगा कि जानबूझ करके यह लोग गलती करें, तो पूछ देगा क्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया। तो यह क्रमादित्य की उपाधि जो है स्कंदगुप्त ने धारण किया था। यही तो संक्षिप्त बात है स्कंदगुप्त से। अब यहाँ एक पॉइंट और हम लोग चर्चा करेंगे। सुदर्शन झील का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त ने कराया था सिंचाई के लिए। अशोक के समय में सुदर्शन झील का निर्माण जो है तुषास्प, इसने कराया था, तुषास्प ने अशोक के समय में। अब स्कंदगुप्त के समय में भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया, जिसका उल्लेख गिरनार अभिलेख में किया गया है। मतलब स्कंदगुप्त ने भी सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया था। तो यही संक्षिप्त बात है। और इसके बाद है विष्णुगुप्त अंतिम शासक। परीक्षा में पूछा गया है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। याद रखिए कि गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में यह वंश, विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में यह वंश जो है वह विभाजित हो जाता है। तो यही हम लोग राजाओं के रूप में इतने महत्वपूर्ण शासकों के बारे में अध्ययन किया।
और यहीं से अगर राजा से संबंधित प्रश्न पूछा जाए या उनसे उपलब्धियों के बारे में प्रश्न पूछेगा तो यही हम लोगों को जवाब देना है। हम आशा करते हैं कि शासक के बारे में कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा जो यहाँ आप पढ़े हैं तो आप जवाब जो है वह जरूर दे देंगे, यह हमें विश्वास है। अब थोड़ा सा हम लोग गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जितना महत्वपूर्ण प्रशासन जो है मौर्य वंश का था, मौर्य शासकों का था, उतना महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से। फिर भी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करेंगे। गुप्त प्रशासन, इसे भी अब हम मिटा रहे हैं। अब हम लोगों को देखना है गुप्त काल में गुप्त प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन, यही हम लोगों को देखना है। आप याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और मौर्य प्रशासन के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि मौर्य प्रशासन क्या था, केंद्रीकृत था कि विकेंद्रीकृत था। तो हम लोग पढ़े हैं कि मौर्य प्रशासन जो है एक केंद्रीकृत प्रशासन था, उसके विपरीत था यह गुप्त प्रशासन जो है इसमें विकेंद्रीकृत भाव दिखाई पड़ता है, उल्टा है यह विकेंद्रीकृत। इसीलिए इसका पतन भी हो जाता है। और इस प्रशासन में भी शासक जो थे वह सर्वोच्च थे, चाहे वह कार्यपालिका हो, चाहे वह व्यवस्थापिका हो, चाहे वह न्यायपालिका हो। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है इन्हीं लोगों के पास सुरक्षित होता था। परम भट्टारक, महाराजाधिराज, महाराज, परम भागवत आदि की उपाधि जो है वह धारण करते थे। परम भागवत इसलिए कि अधिकांश शासकों ने वैष्णव धर्म को अपनाया था और राजकीय धर्म के रूप में भी वह स्थापित था, इसलिए परम भागवत की उपाधि धारण किया। महारानी लोग भी इसमें सहयोग करती थी प्रशासन में, और परम भट्टारिका, सम्राज्ञी आदि की उपाधि उनके द्वारा भी धारण किया गया था। साथियों, यह तो सब सही है, लेकिन इस गुप्तकालीन प्रशासन में एक कमजोर कड़ी दिखलाई देता है, और वह कमजोर कड़ी क्या था? सामंत। यह सामंत जो थे वह प्रशासन में पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करते थे, और इसी के चलते आगे चल करके गुप्त वंश का जो है वह पतन हो जाता है। देखिए, याद रखना है आपको, सामंतवाद का जन्म अगर पूछ दे कि सामंतवाद का जन्म, सामंतवाद का जन्म किस काल में? तो सातवाहन। भूमि दान की प्रथा ने सामंतवाद को जन्म दे दिया, और इसका जन्म जो है वह सातवाहन काल में हुआ। लेकिन सबसे अधिक सामंतवाद का विकास किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था, सबसे ज्यादा विकास हो गया। और यही सामंत लोग आगे चल करके हस्तक्षेप कर देते हैं, और गुप्त साम्राज्य जो है छोटे छोटे विभिन्न राज्यों में विभाजित हो गया। तो सामंतों को ज्यादा अधिकार देना गुप्तकालीन प्रशासन में एक हानिकारक तथ्य जो है वह साबित हो जाता है, और अंततः इन लोगों का पतन भी कर देता है। फिर भी यह व्यवस्था यहाँ पर था। अब दो तीन अधिकारी का यहाँ नाम आता है जो आप लोग सुने भी हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिखें हरिसेन, इसी का पुत्र है वीरसेन।
तो यह विद्वान व्यक्ति तो थे ही, प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी किए थे और इसके साथ यह पद पर थे संधि विग्रही, संधि विग्रही और महादंड नायक, संधि विग्रहिक और महादंड नायक के पद पर यह आसीन थे समुद्रगुप्त के समय। और इनके यह पुत्र थे वीरसेन, यह भी संधि विग्रहिक और महादंड नायक के पद पर आसीन थे। लेकिन किसके समय में? तो समुद्रगुप्त के पुत्र के समय में, अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में उनके राज्य में यह संधि विग्रहिक के पद पर आसीन थे। अब जैसे आप याद रखे हैं कि मौर्य काल में राजस्व अधिकारी को क्या कहा गया? समहर्ता। तो यहां भी याद रखिए, वहां समहर्ता कहा गया, यहां ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण। राजस्व अधिकारी के लिए यह शब्द आ रहा है, शब्द यहां चेंज हो रहा है, अर्थ वही होगा, वहां समहर्ता और यहां ध्रुवाधिकरण। पुलिस अधिकारी को चाट भाट, चाट भाट के नाम से पुलिस अधिकारी या पुलिस को संबोधित किया गया है। अब इसी के अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा राजस्व प्रशासन की भी चर्चा करेंगे। राजस्व प्रशासन की इसलिए चर्चा करेंगे कि उससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कुछ शब्दावली है जिस पर हम लोगों को ध्यान देना है साथियों। आप यहां देखिए कि गुप्त काल में 1/6 भाग कर जो है वह लिया जाता था। प्राचीन काल में अधिकांशतः 1/6 भाग ही कर लिया जाता था, धर्मशास्त्र के अनुसार माना गया है। तो आय का मुख्य स्रोत जो था वह भू राजस्व था। यही था आय का मुख्य स्रोत। अब यहां कुछ शब्दावली है, आपको देखना है और उस शब्दावली के अंतर्गत मैं अर्थ जो है वह आपको बताऊंगा। तो आप यहां देखिए, जैसे भाग, भोग, ऊपरी कर, उद्रंग, हिरण्य, में, बिष्टि, यह कुछ शब्दावली हो गया। अब इसी में से पूछ देता है अर्थ के बारे में। तो हम लोग को सबसे पहले जानना है भाग, कि यह भाग किसको कहते हैं? तो सीधा सीधा भू राजस्व, जो कर दिया जाता था उसी को भाग कहा गया, जो 1/6 भाग दिया जाता था। अब तो समझ में आया होगा। और भोग, उपहार स्वरूप दिया जाने वाला कर, जिसको गिफ्ट कहते हैं, उपहार स्वरूप, या उपहार यहां लिख रहे हैं, उपहार के रूप में दिया जाने वाला कर जो है वह भोग कहलाता था। ऊपरी कर और उद्रंग यह भी भू राजस्व ही था। तो यह आसान हो गया, यह भी भू राजस्व और यह भी भू राजस्व। उद्रंग भी भू राजस्व ही था। हिरण्य, नगद रूप में लिया जाने वाला कर, जो नगदी लिया जाता था, अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था, उस कर को हिरण्य कर कहते हैं, नगद या नगदी कर। जो अनाज के रूप में लिया जाता था उसको में के नाम से जानते हैं, जो अनाज के रूप में लिया जाता था। अन्न के रूप में लिया जाने वाला
कर, बिष्टि, बेगार को बिष्टि कहते हैं, बेगार, बिना मजदूरी दिए कार्य को करा लेना बलपूर्वक, उसी को बिष्टि कहा गया है, उसी को बेगार कहा जाता है। तो मौर्य प्रशासन से यह कुछ मौर्य प्रशासन, सॉरी साथियों, गुप्तकालीन प्रशासन से यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है आप लोगों के लिए निकल करके सामने आ रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद है तो नहीं भी ले सकते हैं, और संक्षिप्त है बिल्कुल। मौर्य प्रशासन तो बहुत विस्तारित था, लेकिन यहाँ संक्षिप्त है, और इसी में से परीक्षा में इधर उधर करके जो है वह पूछ दिया जाता है। तो गुप्तकालीन प्रशासन के अंतर्गत हम लोग इतना चीज जो है वह जान लिए, और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर प्रश्न की जो श्रृंखला जो शुरू हो किए थे हम लोग, 10 प्रश्नों की श्रृंखला, तो उसी को लेकर के चलेंगे। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इसके पहले हम लोग प्रशासक के बारे में पढ़े थे, जैसे शिवगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो वहीं से प्रश्न जो है वह पूछा जाएगा, और आप लोगों को उस प्रश्न के बारे में जवाब देना है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, 10 में 10 जो है वह जवाब देना है, क्योंकि पढ़ाया हुआ में से मैं पूछ रहा हूं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लिए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत जो है वह कर रहा हूं साथी, मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन यहां पर आएगा और जवाब आपको देते जाना है। पहला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है नाम बताना है शासक का। दूसरा, गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में आपको बतलाना है। तीसरा, गुप्त संवत किसने जारी किया? चौथा, भारत का नेपोलियन पांचवा, फाहियान किसके समय आया था? छठा, समुद्रगुप्त के समय दक्षिण भारत
कितने राज्य थे? सात। भारत का शेक्सपियर 8। नवरत्न किसके दरबार में? रहते थे? 9। समुद्रगुप्त गुप्त को लिच्छवी दौहित्र किस अभिलेख में? कहा गया? अंतिम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विक्रमा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलता है? तो यही 10 क्वेश्चन मैंने लिखा और आप लोग इस 10 क्वेश्चन को देखे होंगे, मैं बोल भी रहा हूं, तो आप लोगों ने जवाब जो है यहाँ पर दे दिया होगा। जो लोग कम जवाब दिए हैं या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो वहां पर मैं लिख रहा हूं आंसर। पहला, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। किस शासक से प्रयाग प्रशस्ति जो है वह संबंधित है, आपको बतलाना है। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक, चूंकि पहला है तो जानबूझ करके मैंने रखा, यह आसान भी है लेकिन परीक्षा में पूछा जा सकता है, पहला और अंतिम। श्रीगुप्त प्रथम शासक, विष्णुगुप्त अंतिम शासक। श्री गुप्त। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गुप्त संवत किसने जारी किया? 319 में या 319-20 में गुप्त संवत को जारी किया गया था और वह शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को जारी किया था। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? ये तो आसान है लेकिन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाहियान किसके समय भारत आया था? यह भी हमेशा पूछा जाता है कि फाहियान किसके समय में भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय के समय में यह भारत आया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के समय दक्षिण भारत में कितने राज्य थे?
जब समुद्रगुप्त साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो उस समय एक एक करके जीतते चला जा रहा था। दक्षिण का अभियान किया तो उस समय कितने राज्य थे जिनके लिए 3 नीति का पालन करता है समुद्रगुप्त? तो वह आंसर हो जाएगा 12 राज्य थे। 7 नंबर, भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। अनगिनत ग्रंथ की रचना कर दिया। अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र, रघुवंशम, विक्रमो वर्षीय, ऋतु संहार, मेघदूतम, यह सब जो है वह कालिदास की रचना है। तो कालिदास यहां आंसर होगा। कालिदास। 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे? हम लोग पढ़े हैं 9 रत्न। तो 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में यह लोग रहते थे। 9, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र किस अभिलेख में कहा गया है? लिच्छवी दोहित्र का मतलब आप लोग जानते हैं। लिच्छवी दोहित्र का मतलब है लिच्छवी का नाती। किसको कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कहा गया। समुद्रगुप्त को कहा गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में किस अभिलेख में वर्णन है? मेहरौली। लौह स्तंभ। दिल्ली के मेहरौली में है यह मेहरौली लौह स्तंभ, और इसी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में वर्णन किया गया है। मेहरौली के लौह स्तंभ जो धातुओं से निर्मित है दिल्ली में, और उसी में चंद्र शब्द अंकित किया गया है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में मेहरौली लौह स्तंभ से हम लोगों को जानकारी जो है वह मिल जाता है। साथियों, यही हम लोगों का 10 जो है आप क्वेश्चन देख रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आसान भी है कुछ क्वेश्चन, और अगर आप जानते हैं तो वह आसान है, और नहीं जानते हैं तो वही क्वेश्चन कठिन हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और गुप्त वंश में आज के लिए बस इतना ही हम लोग चर्चा किए। इसके बाद भी अभी बहुत कुछ बचा हुआ है गुप्त वंश से, जैसे गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में जानना है, समाज के बारे में जानना है, अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, और तब अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या गुप्त काल जो था वह स्वर्ण काल था कि नहीं। यह ऐसा क्वेश्चन है जो मुख्य परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में आपका मत जानना चाहता है कि क्या यह सिद्ध कीजिए कि गुप्त काल स्वर्ण काल था। तो आप भले ही पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपको बतलाया जाएगा उससे आपका मेंस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और इसी को आधार बना करके मुख्य परीक्षा में भी आप लोग साथियों लिख सकते हैं। अब यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह जरूर बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में, और शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझें, और परीक्षा में अगर इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है और आप उस क्वेश्चन को बना देते हैं तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकता है। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो गुप्त काल जो है वह बिहार के संदर्भ में ही है। इसके बाद जब यह चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोगों का, तो हम लोग पाल वंश पर डायरेक्ट आएंगे। मतलब प्राचीन भारत एक तरह से खत्म हो जाएगा लगभग, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन काल में बिहार में किस प्रकार से भूमिका का निर्वहन किया था, और किस प्रकार अपनी छाप छोड़ने में बिहार जो है वह सफल रहा था। भले ही यह तो स्पष्ट है कि जितना समृद्ध बिहार प्राचीन काल में था, जितना अधिक राजनीतिक भूमिका आधुनिक काल में निभाया, मध्यकाल में थोड़ा सा आकर के यहाँ पर दिखलाई पड़ता है कि बिहार का उतना महत्व नहीं रह गया था,
क्योंकि अब पाटलिपुत्र पतन हो गया था, कन्नौज का उदय हुआ था, क्योंकि अब दिल्ली जो है वह, आगरा जो है वह महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। इसलिए महत्व थोड़ा सा यहाँ पर कम होता है बनिस्पत प्राचीन भारत के, प्राचीन काल के अनुसार और आधुनिक काल के अनुसार। जो भी हो, हम लोग उसको देखेंगे कि कहीं से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे तो वह हम लोगों का नहीं छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, मन से तैयारी करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एकाग्रचित होकर के लक्ष्य प्राप्ति की तरफ अग्रसर होने के लिए, इन सभी चीजों के लिए आपको पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद।